Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay, I hope everybody is doing fine. And today we're going to take a class on special population and diets and the nutrition required, indication, contraindication, diagnostic markers, a couple of diseases which are widespread in the world and especially in India. So we'll be starting within 1 minute. Okay, so my voice is audible to everybody? Yes, sir. Okay, great. Thank you. Let's start. First, I would like to talk regarding diabetes. That you already know, diabetes is one of the disease which is widespread in India. And if you check in your family member or maybe close relatives or close friend circle or parents of your friend, many of the people, you know, they are suffering from diabetes and they are known to you. So people who are suffering from diabetes, they may come to you for consultation. As a fitness trainer and certified nutritionist, you should able to understand the type of diabetes, why diabetes uh, happen, and what are the precautions and what are the diet changes you should suggest to them. So do not prescribe any diet to a diabetic person because prescription is the হ্যালো job. স্যার। Hello. হ্যাঁ স্যার, বলছি হিন্দিতে না হলে বাংলাতে বলুন। Okay, I'm sorry. डायबिटीज में आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना है क्योंकि अगर डाइट चार्ट आप देते हैं दैट वुड बी ओनली सजेशन, आप सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये उन लोग का जिम्मेदारी है कि वो लोग एक डिजीज पर्सन जो भी डिजीज से सफर कर रहे हैं उन लोग का डाइट प्रेस्क्राइब करे। एज ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डाइट सजेस्ट करते हैं, हम लोग प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। तो ये लीगलिटी है, ये आपको जानना है। तो चलो देखते हैं कि डायबिटीज में होता क्या है। तो डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, गेसेशनल डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज, ये 4 मेजर टाइप के डायबिटीज हैं। ज्यादातर आप लोगों के पास टाइप 2 डायबिटीज आएंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज में होता है, इट कैरेक्टराइज बाय बॉडीज इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो आपको ऑलरेडी पता है कि पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है जो बॉडी ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अगर वो इंसुलिन पैंक्रियास में बनना कम हो गया या बंद हो गया तो आपको टाइप 1 डायबिटीज होगा। और टाइप 2 डायबिटीज जो है ऑकर्स व्हेन योर बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंस टू इंसुलिन और डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है बॉडी और रेजिस्टेंस हो जाता है इंसुलिन में, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस करने के बाद भी जो सेल है बॉडी का वो इंसुलिन से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, तो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज में होता है। गेसेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होता है, ये परमानेंट नहीं है, ये रिजॉल्व हो जाता है अगर आपका
प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है उस पीरियड के बाद ये सिम्टम्स जो है वो भी खत्म हो जाता है। प्री डायबिटीज ये बहुत लोगों को है, 80% ऑफ लोगों को बताया जाता है कि प्री डायबिटिक है, जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल हाई है नॉर्मल लेवल से, बट इतना भी हाई नहीं है कि उसको हम लोग डायबिटिक बोल दें, तो ये प्री डायबिटीज है। तो ये टोटल 4 टाइप का डायबिटीज आपको बताया गया। और भी तीन तरीके का डायबिटीज होता है, जो मेडिसिन इंड्यूस डायबिटीज, मतलब कुछ मेडिसिन के वजह से डायबिटीज हो जाता है। जुवेनाइल डायबिटीज, जो यंग एज में डायबिटीज होता है उसको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। कंजेनाइटल डायबिटीज मतलब बाय बर्थ जो डायबिटीज होता है उसको कंजेनाइटल डायबिटीज बोलते हैं। तो ये ऐसे कुछ और भी सब टाइप्स हैं डायबिटीज का। एक इंसान डायबिटिक है या नहीं है ये जानने के लिए कुछ टेस्ट करना पड़ता है, उसका कुछ नॉर्मल मार्कर्स हैं। जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे तो पहले फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। तो फास्टिंग में क्या है कि आपको बिना खाए मिनिमम 2-3 घंटा अगर आपने नहीं खाया, और या मॉर्निंग को आप उठे हैं वहां पे 8 घंटा गैप है, रात को आपने 10 बजे खाया और सुबह आपका अराउंड 8 AM आपका ब्लड टेस्ट हो रहा है, तो फास्टिंग है। फास्टिंग मतलब जहाँ पे हम लोग खाना नहीं खा के ब्लड टेस्ट करते हैं। तो उसमें जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज आना चाहिए वो लेस देन 100 mg/dl है। mg मतलब मिलीग्राम, डीएल मतलब डेसीलीटर, या 6.6 मिलीमोल पर लीटर है। इससे ज्यादा अगर आपका फास्टिंग में आता है तो बोला जा सकता है कि आप डायबिटिक हैं। इसके बाद जो टेस्ट है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको ओजीटीटी बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है, जहां पे आपको 2 घंटा पहले ग्लूकोज खिलाया जाता है और 2 घंटा बाद ग्लूकोज खिलाने के बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है। तो ये 140 mg/dl के नीचे आना चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो डायबिटिक बोला जा सकता है। इसके बाद है HbA1c टेस्ट, ये बहुत ही कॉमन है, इंडिया में सबसे ज्यादा होता है ये HbA1c टेस्ट। इसका नॉर्मल रेंज है लेस देन 5.7%, अगर इससे ज्यादा है तो उसको डायबिटिक बोला जाता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, ये है कभी भी आपका ब्लड अगर टेस्ट करते हैं, खाए हो बिना खाए हो बहुत ज्यादा खाए हो कोई भी टाइम पे, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, अगर टेस्ट करते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे आना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो डायबिटीज है। यूरिन एनालिसिस फॉर ग्लूकोज एंड कीटोन्स, यूजुअली आपका जो यूरिन है उसमें उसको अगर एनालाइज करते हैं तो उसमें कोई ग्लूकोज या कीटोन नहीं रहना चाहिए। ग्लूकोज या कीटोन नहीं रहना चाहिए। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है या कीटोन आ रहा है, इसका मतलब आप डायबिटिक हैं। डायबिटिक पर्सन को पता नहीं चलता है कि वो डायबिटिक है कि नहीं, ये इंसिडेंटल डिस्कवरी होता है, मतलब कोई दूसरा टेस्ट हो रहा था या किसी दूसरे वजह से कुछ हो रहा था, उस टाइम पे ब्लड शुगर टेस्ट किया तो पकड़ा गया कि हाँ इनको ब्लड शुगर है। जनरली इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज में ब्लड शुगर जनरली कोई सिम्टम्स नहीं दिखाएगा, स्पेशली यंग एज में नहीं दिखाता है। इन लोग का डाइट प्रिकॉशंस हम लोग कैसे करेंगे तो उसके बारे में हम लोग फोकस करें अभी। फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट वो खाएंगे जो आप लिखेंगे डाइट चार्ट में, सारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होना चाहिए। आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है एंड लो जीआई फूड क्या होता है। यूजुअली डायबिटिक क्लाइंट को हम लोग हर खाने से परहेज करने नहीं बोलते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल का मेन, जो भी खाना खा रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके खाए, लेकिन सब खा सकता है लेकिन थोड़ा थोड़ा खाए, मतलब ऐसा नहीं कि चावल ज्यादा खा लिया या रोटी ज्यादा ले लिया। हर चीज का पोर्शन जो है कंट्रोल्ड होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए। कोई शुगर या शुगरी फूड जो है, स्पेशली कोई ब्रेवरेजेस है, डिजर्ट्स है,
प्रोसेस्ड फूड्स है, ये सारे चीज हम लोग मना करते हैं लेने के लिए। फाइबर इंटेक होल ग्रेन से, होल फ्रूट से, वेजिटेबल से, ये सारे चीजों से हम लोग बोलते हैं कि फाइबर इंटेक बढ़ाए, जो हम लोग यूजुअली हर हेल्दी डाइट में इंक्लूड करते हैं। बैलेंस मील चाहिए, लीन प्रोटीन इंक्लूड करना है, हेल्दी फैट इंक्लूड करना है, जो ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि डायबिटिक क्लाइंट है उसको प्रोटीन खाना मना है। अभी डायबिटीज से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है। जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता है तो उसके वजह से आपका किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो पर्टिकुलरली उस केस में प्रोटीन का इंटेक जो है वो रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। बट जो स्टेज में किडनी में डायबिटीज ने कोई इफेक्ट नहीं किया है, वहां पे हम लोग नॉर्मल जो प्रोटीन इंटेक एक आम आदमी के लिए होना चाहिए उतना ही प्रोटीन इंटेक करने बोलते हैं, जो WHO का प्री डिफाइंड है 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, जो हेल्दी बॉडी वेट होना चाहिए उसके हिसाब से आपको प्रोटीन देना है। ये ध्यान पे रखें कि डायबिटिक क्लाइंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो या दिन में कभी भी हो, दे शुड कीप देमसेल्फ हाइड्रेटेड, मतलब पानी बराबर पीना है। पानी का ऐसे कोई कैलकुलेशंस नहीं है, पर एक जनरल कैलकुलेशन है, उसमें हम लोग बोलते हैं पर 20 kg ऑफ बॉडी वेट 1 लीटर ऑफ फ्लूइड। 20 kg बॉडी वेट को अगर हिसाब करें, कोई 60 kg का है तो अराउंड 3 लीटर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड नॉट ओनली इंक्लूड्स, ये सिर्फ इंक्लूड नहीं करता है कि पानी आपने कितना पिया, वो 3 लीटर, वो जूस, चाय, कॉफी, जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं सारे लिक्विड का सम है, मतलब मिला के 3 लीटर होना चाहिए। ये एक जनरल हिसाब है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और बहुत ज्यादा पानी पीना डायबिटिक्स के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पानी आप बहुत ज्यादा पी लेंगे लिमिट से ज्यादा, तो आपको यूरिनेशन भी बार बार जाना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटिक को बहुमूत्र रोग भी बोलते हैं, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ एक वाटर इनटेक का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो एकमात्र इसका हिसाब जो है वाटर इनटेक का, वो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन या एक फिजिशियन ही करके देगा, या डायबिटोलॉजिस्ट करके देगा। उसमें सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट का उसमें कोई नहीं, हाथ नहीं है। अगर हम लोग को ध्यान से समझना है, अगर डिजीज बहुत ज्यादा है और उसके वजह से बहुत सारे विसेरास जैसे किडनी, लिवर, ये सब इफेक्टेड है, तो उस जगह पे हम लोग डाइट सजेशंस या डाइट चार्ट नहीं देंगे। वहां पे डॉक्टर का काम है करना। जहां पे वो आदमी सारे चीज कंट्रोल्ड है, किडनी वगैरह इफेक्टेड नहीं है, वहां पे ही सिर्फ हम लोग डाइट सजेशंस देंगे, जो करने से जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा और एक्सरसाइज भी कर पाएगा। ये क्लियर है? एक डायबिटिक क्लाइंट को हम लोग क्या क्या सप्लीमेंटेशन सजेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सा सप्लीमेंटेशंस है जो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो फिश ऑयल है, वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। क्रोमियम सप्लीमेंट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी एसोसिएट विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से विटामिन डी डेफिशिएंट होता है, तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। अल्फा लाइपोलिक एसिड, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो ये नॉर्मल
आपके सप्लीमेंट्स हैं जो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। अभी आयुर्वेदा, इसमें मैं कॉन्साइज्ड आपको आयुर्वेदा के बारे में बताऊंगा जो डायबिटीज में आप लोग यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं चाहिए क्योंकि ये एज ए सप्लीमेंट मार्केट में बिकता है। आप लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर देंगे, बट सप्लीमेंट्स यू कैन गिव। इसमें करेला का जूस है, आंवला का जूस है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट है जो करक्यूमिन है, सिनामन है, इसको दालचीनी बोलते हैं हम लोग, जिमनेमा सिल्वेस्टर है, ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हूँ आयुर्वेद में। तो ये सारी चीज क्या शुगर को कंट्रोल करेगा, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लामेशन को कम कंट्रोल करेगा, एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से काम करेगा, और ब्लड शुगर लेवल को सही करने के लिए बॉडी को हेल्प करेगा। हम लोग डायबिटिक एजुकेशन देते हैं, मतलब क्लाइंट को एजुकेट करते हैं खाने पीने के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाइंट एजुकेटेड नहीं हुआ कि उसको क्या खाना है नहीं खाना है, तो डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहेगा। हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के बारे में डायबिटिक लोगों को बताएंगे कि क्या क्या चीज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो आपके इंसुलिन स्पाइक देगा और आपके ब्लड ग्लूकोज को इम्बैलेंस कर देगा बॉडी में। जैसे कोई भी व्हाइट स्टार्च, व्हाइट राइस राइस, सुगरी स्नैक्स, कोई भी मीठा चीज जो है जिसमें शुगर है, ग्लूकोज है, वो हम लोग बोलेंगे कि आप लोग जनरली अवॉइड करें। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट जिस खाने में है, डीपली तला हुआ खाना, प्रोसेस्ड फूड, ये सारे चीज हम लोग मना करेंगे। एक्सेसिव अल्कोहल अगर कंज्यूम करता है तो उसमें रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। अभी ये उल्टा है थोड़ा सा। जब एक क्लाइंट मेडिसिन ले रहा है ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए या इंसुलिन ले रहा है, उस टाइम पे अगर वो अल्कोहल इंटेक करता है तो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ने के जगह पे सडनली फॉल हो सकता है। तो उसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, एक कंडीशन है जिसकी वजह से मौत भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि एक्सेसिव अल्कोहल ना इंटेक करें, प्रोसेस फूड अवॉइड करें, जिसमें एडेड शुगर रहता है वो सारी चीज अवॉइड करें, सोडाज अवॉइड करें, फ्रूट जूस नहीं पीना है, एनर्जी ड्रिंक जिसमें शुगर है वो नहीं पीना है, इससे ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा। अभी डायबिटीज में अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। স্যার ডায়াবেটিক নেপ্রোপ্যাথিটা আরেকবার একটুখানি বলবেন? नेफ्रॉन जो है वो एक फिल्टर है, आप बोल सकते हो, जिसमें खून को फिल्टर किया जाता है, ब्लड को किडनी में। नेफ्रोपैथी मतलब उस नेफ्रॉन में कोई पैथोलॉजी है ड्यू टू डायबिटीज, और नेफ्रॉन खराब हो रहा है या खराब हो चुका है, तो उसको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वाटर इनटेक भी हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं। बट ये अगर ऑलरेडी डायग्नोस्ड है तो एज ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग इसको रेफर करेंगे डॉक्टर के पास, तो वो डिसीजन लेंगे कि कितना प्रोटीन इंटेक करना है या कितना पानी इंटेक करना है। अदर देन दैट, डायबिटिक में और भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आंख में है। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है आंख में, तो हम लोग कोई भी इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे जंपिंग हो या आपके एजिलिटी एक्सरसाइजेस हो, ये अवॉइड करते हैं। आंख में अगर है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है जहाँ पे नर्व इन्वॉल्व होता है, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होता है, मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल, हार्ट के मसल्स में प्रॉब्लम होता है डायबिटीज के वजह, उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और डायबिटीज में आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगा, डायबिटीज में आपका हीलिंग प्रोसेस में टाइम लेगा। सो ये सारे चीज आपको
दिमाग में रखना है when you are giving diabetic diet. Any other question from diabetes? नो सर। Okay, thank you. Let me go to the next chapter. Hypertension. इसके बारे में I hope that everybody is aware. हाइपरटेंशन का दूसरा नाम है हाई ब्लड प्रेशर, जो हम लोग जनरली बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है। ये एक कंडीशन है जहां पे आपके आर्टरी के अंदर में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। इसका बुरा इफेक्ट ये है कि ये हार्ट के लिए भी खराब है, जिसको अगर ये चलते रहेगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट में प्रॉब्लम होगा। एंड और एक सबसे खतरनाक जो है वो है स्ट्रोक, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल स्ट्रोक। सेरिब्रल स्ट्रोक मतलब आपके ब्रेन के अंदर पे हाई प्रेशर होने के वजह से वहां पे जो नाजुक माइनर छोटा छोटा ब्लड वेसल्स हैं, वो प्रेशर के वजह से उसका आउटर लेयर अगर फट जाता है तो ब्लड जो है वो निकल के ब्रेन के अंदर पे क्लॉट हो जाएगा। जहां पे क्लॉट होगा वो आसपास के सारे टिश्यू को कंप्रेस करेगा। उसके वजह से ब्रेन के जिस पोर्शन में भी होगा वो पोर्शन बॉडी का जो पार्ट को चलाता था वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया। आपने स्ट्रोक पेशेंट देखा होगा जहां पे हाथ उनका टेढ़ा हो जाता है, बिस्तर पे लेटे ही रहते हैं, चल नहीं पाते, अगर चलते हैं तो पैर घुमा घुमा के चलते हैं। सो जनरली इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। उसमें मौत भी हो सकता है इमीडिएट या बाद में। सो इंडिया में अभी बहुत ही ज्यादा है हाइपरटेंशन के केसेस। अनडायग्नोस्ड हाइपरटेंशन भी है जहां पे क्लाइंट को समझ में नहीं आता है कि उनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं। जब तक डायग्नोसिस हो रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर है तब तक छोटा मोटा ब्रेन में स्ट्रोक हो जाने का संभावना है। ब्लड प्रेशर हाई रहने के वजह से आपकी किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, हर चीज में इसका इफेक्ट आ सकता है, लाइक डायबिटीज। ओके, तो हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है? जनरली हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जिसको जिससे मेजर करते हैं उसको स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। स्फिग्मो मैनोमीटर, इसमें दो रीडिंग आता है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक में जब हार्ट कंट्रैक्शन करता है, हार्ट के चेम्बर्स, उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। जब रिलैक्स करता है तब डायस्टोलिक बोलते हैं। दोनों में ही पॉजिटिव प्रेशर रहता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन प्रेस्क्राइब्ड एक चार्ट है जिसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर 120 बाई 80 के नीचे है, मतलब 120 हो गया आपका सिस्टोलिक, 80 हो गया डायस्टोलिक। एमएमएचजी, एमएमएचजी का मतलब है मिलीमीटर मरकरी, एचजी मतलब मरकरी। 80 120/80 एमएमएचजी अगर है तो नॉर्मल है। थोड़ा सा बड़ा हुआ का मतलब अराउंड 120 129 टू 80 एमएमएचजी। हाइपरटेंशन स्टेज 1, ये स्टेज 3 में डिवीजन किया जाता है, स्टेज 1 2 3। स्टेज 1 में 130 या 140 से 89 एमएमएचजी ऐसा रहता है। हाइपरटेंशन स्टेज 2 140 90 ऐसा रहता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब ये बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, किसी को खतरा है, रेड मार्क, तो वो हायर देन 180/120 एमएमएचजी, मिलीमीटर मरकरी, एचजी। ये डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स है हाइपरटेंशन का। तो इसमें प्रिकॉशंस जो लेना है डाइट में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। डैश डाइट, DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। DASH, डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खाना हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं।
जिसमें सोडियम कम हो, मतलब नमक के परिमाण बहुत ही कम हो, जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो और कोई शुगर जो है वो एडेड ना रहे। हमेशा हाइपरटेंसिव क्लाइंट को जो भी आप खाना सजेस्ट करोगे, उसमें पहला चीज आपको देखना है कि उसमें सैचुरेटेड फैट नहीं है, फाइबर्स हैं, लीन प्रोटीन है, शुगर उसमें नहीं है, एंड सोडियम जो है वो बहुत ही कम या नहीं है। सोडियम रेस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है। सोडियम से बॉडी में वाटर रिटेंशन करेगा, जब भी वाटर रिटेंशन करेगा तो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा। पोटेशियम रिच खाना जैसे बनाना, ऑरेंज, स्पिनच, पोटैटो, ये सारे चीज आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सोडियम का इफेक्ट कम होगा। अल्कोहल एंड कैफीन दोनों ही हाइपरटेंशन में लिमिटेड या मना है। हेल्दी फैट लेने बोलेंगे, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, या सोर्सेज जहां पे आपको हेल्दी फैट मिलता है, जैसे एवोकाडोस, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल। सैचुरेटेड फैट वाला सारे ऑयल जो भी है, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सारे चीज हम लोग बोलते हैं कि लिमिट कर दो या मना है। ऑलिव ऑयल वर्जिन कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल, उससे चलेगा आपको खाना। कोई भी तला हुआ खाना ये आप अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, ये सारे चीज आपके हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन में कुछ सप्लीमेंट्स आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। पोटेशियम, ये हेल्दी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है। लेकिन हर चीज का लिमिटेशन है, पोटेशियम मैग्नीशियम ज्यादा होने जाने से भी मौत हो जाएगा। तो सप्लीमेंटेशन आप जब देंगे तब उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि कितना डोजेज में कितना दिन कैसे खाना है। कैल्शियम आप दे सकते हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ाता है, वसोडाइलेशन करता है, एंड ब्लड फ्लो को सही रखता है बॉडी में। सो हाइपरटेंशन कम हो जाता है इसकी वजह से। बट सप्लीमेंटेशन विल नॉट शो एनी इमीडिएट इफेक्ट। अभी 2 दिन में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता, इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 महीना मिनिमम लगता है टू शो द रिजल्ट। अभी आयुर्वेदा कुछ है जो हाइपरटेंशन में हम लोग यूज करते हैं, हर्बल रेमेडीज हैं, जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, अर्जुना, गार्लिक, मतलब लहसुन, लहसुन के ऑयल, अर्जुन पेड़ के जो बार्क होता है, छाल जो होता है, उसको यूज करना, ब्राह्मी, ये सारे चीज ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। डाइट पे हम लोग आयुर्वेदा के अनुसार अगर डाइट हम लोग करते हैं तो वेगन डाइट या वेजिटेरियन डाइट जो है वो प्रेफर्ड है, जहाँ पे नॉनवेज बंद कर देने बोला जाता है, टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। हर्ब स्पाइसेस सारे यूज करना, स्ट्रेस रिडक्शन, क्योंकि स्ट्रेस अगर आपको है तो आपके बॉडी में हाइपरटेंशन होने का चांस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस रिड्यूस करना है, उसके लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायामा ये रिकमेंडेड है। योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायामा, ये अगर आपको नहीं पता है कि कैसे योगा, प्राणायामा, मेडिटेशन करना है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज practice yoga, please practice meditation and pranayama, so you can also teach your client to reduce the stress। स्ट्रेस कम करने के लिए ये सारी चीज, अभी डे टू डे लाइफ में हर इंसान के ऊपर स्ट्रेस, फिजिकल एंड मेंटल दोनों ज्यादा है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइपरटेंशन है। तो खाने के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ स्ट्रेस को भी कम करना है। क्या क्या चीज हम लोग मना करेंगे, परहेज करेगा खाने के लिए लोग? एक तो प्रोसेस्ड फूड, कैंड सूप, मीट्स, जो रेड मीट है वो, सॉल्टी स्नैक्स एकदम मना कीजिए। हाई सैचुरेटेड फैटी फूड्स जैसे फैटी मीट्स, फुल फैट डेयरी या मिल्क, एक्सेसिव शुगर, अल्कोहल और कैफीन का एक्सेसिव यूज, ये सारे चीज हम लोग क्लाइंट को करने मना करेंगे। Now, if you have any question regarding hypertension, you can ask me, because I'll be sending another link to complete other chapters.
I'll take 10 minutes of gap and then I'll send a link. You have any question, you can ask me. No, sir. Anybody, any questions on hypertension? Okay, your next chapter would be, I'm continuing and I'll stop after 5 minutes. ये बहुत कॉमन डिजीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस। और पीसीओडी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग है, बट सिम्टम्स जो शुरू होता है वो पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है, क्योंकि मेल में ओवरी नहीं होता है। इसमें मल्टीपल सिस्ट या मल्टीपल सिस्ट का हिंदी थैला है, थैला या दाना जैसा है, जो ओवरी के इंटरनल वॉल में होता है। इसके वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ मेल हॉर्मोन्स फीमेल में हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन या अदर फीमेल हॉर्मोन्स जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से मेल कैरेक्टरिस्टिक दिखता है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होता है, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, हेडेक, माने साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब हमें गुस्सा हो जाना, सडनली शांत हो जाना, ये बहुत सारे चीजें होता है। प्लस वेजाइनल डिस्चार्ज मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होना, ये सब सिम्टम्स है पॉलीसिस्टिक ओवरी के डिजीज के, और बहुत कॉमन है। और बहुत लोग तुम्हारे पास आएंगे पीसीओएस पीसीओडी लेके। इसका असेसमेंट या डायग्नोस्टिक जो है वो इरेगुलर पीरियड्स, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्ने, वेट गेन एंड डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट। ये प्रेगनेंसी रिलेटेड तो है ही, लोगों का बच्चा हो नहीं पाता है अगर पीसीओएस है तो। डॉक्टर बोलते हैं कि आप डाइट में जाओ एंड एक्सरसाइज में जाओ, आप वेट रिड्यूस करो, फिर आप ट्राई करो प्रेग्नेंट होने का। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट करके बताएगा, जहाँ पे पेल्विक एग्जामिनेशन एंड ओवरियन सिस्ट का कोई साइन दिख रहा है कि नहीं। ब्लड टेस्ट करते हैं इसमें कुछ, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन एमएएच। ये सारे चीज मेजर करेंगे गायनोकोलॉजिस्ट, एंड अगर देखेंगे कि इसमें डिसरप कोई प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है, तो डिक्लेयर करेंगे कि हाँ पीसीओएस है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है पीसीओएस का। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कंफर्मेटरी टेस्ट है पीसीओएस का, जहां पे डॉक्टर साइज एंड शेप ऑफ सिस्ट को बताएंगे कि कितना सारा सिस्ट है, साइज एंड शेप क्या है। डाइट प्रिकॉशंस फॉर पीसीओएस, ये डाइट प्रिकॉशन, बैलेंस डाइट देना है हम लोगों को। डाइट रिच ऑफ होल फूड्स, एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट, सबके लिए ये कॉमन है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है। प्रोसेस फूड लिमिट करेंगे, हेल्दी फैट देंगे, फाइबर रिच फूड देंगे, रेगुलर मील्स देंगे, हर 2 घंटा 3 घंटे बाद मील देते रहेंगे। दिन में 6 से 7 बार हम लोग मील टाइमिंग करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैलोरीज को। सप्लीमेंटेशन फॉर पीसीओएस, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ आप सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हो, जिसमें इनोसिटॉल, इनोसिटॉल जो है ये कंपाउंड है विच इज वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज। ये एक टाइप का ग्लूकोज है इनोसिटॉल, एंड इसको विटामिन B8 भी बोला जाता है। और ये देखा गया है कि ये पीसीओएस के सिम्टम्स एंड मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक सिम्टम्स को कम करने के लिए हेल्प करता है। आप इनोसिटोल के बारे में और पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, क्योंकि ये आपके लिए नया चीज है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी एंड प्रोमियम सप्लीमेंट्स आर गुड फॉर कंट्रोलिंग पीसीओएस, which has been research proven। आयुर्वेदा में हर्बल रेमेडीज कुछ है, जैसे फेनुग्रीक, सिनामन, सातवरी, अश्वगंधा। ये सारे चीज आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस करता है एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को सही करता है। डाइटरी मॉडिफिकेशन एज पर एस गाइडलाइंस ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा कंप्लीटली अलग गाइडलाइंस देता है यहाँ पे हार्मोन बैलेंस के लिए।
जहाँ पे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्स डाइट दिया जाता है, आपका वेगन डाइट या वेजिटेरियन डाइट दिया जाता है। नॉनवेज जो है वो आयुर्वेदा में कहीं पे भी प्रेफर्ड नहीं है ड्यूरिंग एनी ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस रिडक्शन सिमिलर है सबका, कुछ कुछ चीज अलग है। एंड स्ट्रेस इंप्रूव ओवरऑल वेलबींग इन वुमेन। एक्सरसाइज हम लोग जो कराते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एनारोबिक ट्रेनिंग, इसमें कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है जिससे पीसीओएस ठीक हो जाता है। आपको वेट रिडक्शन वाला लार्ज ग्रुप ऑफ मसल का ही कंपाउंड एक्सरसाइजेस करवाना है। साथ साथ में उनको डाइट एंड सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट कर सकते हो टू कंट्रोल द पीसीओएस। जब क्लाइंट का सिम्टम कम हो जाएगा पीसीओएस के, देन यू कैन रेफर हर टू एनी गायनोकोलॉजिस्ट टू रीचेक दैट व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पीसीओएस, मतलब कम हुआ कि बढ़ा है। ये मेजर होता है अगेन ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से, और उससे जो थैला बना है इसके यूट्रस के अंदर पे, जो सिस्ट बना है, उसका साइज एंड शेप फिर से मेजर किया जाता है कि पहले जितना था उससे कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। अगर कम हो गया दैट मीन्स यू आर गोइंग इन राइट पाथ, मतलब आपका डाइट एंड एक्सरसाइज रेजिम बिल्कुल सही है, क्लाइंट सुन के चल रही है, एंड शी इज गेटिंग द रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, इफ यू हैव एनी question you can right now you can ask me regarding PCOS। हाई शुगर फूड रेस्ट्रिक्ट करना है, सेम प्रोसेस फूड रेस्ट्रिक्ट करना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड दो, ट्रांसफैट वाला फूड बंद कर दो। सर हर का फूड का इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन बराबर है। यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी बिकॉज टाइम इज ओवर, आई विल बी सेंडिंग अनदर लिंक। यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम PCOS? नो सर। यू अंडरस्टूड? समझ में आया कि PCOS में क्या करना है? यस सर। Okay, great. So thank you very much. You may leave the meeting right now. I'll send another link. After 10 minutes, you can rejoin. Okay.